इस बूट कैंप के बाद आपको एक कंप्लीट नॉलेज हो जाएगा, एक डिसेंट नॉलेज होगा सी प्रोग्रामिंग का। आपको यहाँ पे मैं स्क्रैच से बताने वाला हूँ कि सी प्रोग्रामिंग किस लिए की जाती है और सी प्रोग्रामिंग आपको क्यों पढ़ना चाहिए। अगर आप कॉलेज में हैं तो आपको ये लैंग्वेज जरूर पढ़ना चाहिए। इनफैक्ट अब अगर स्कूल में भी है तो आपको ये लैंग्वेज जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी बेसिक लैंग्वेज है और ये काफ़ी एक पुराना लैंग्वेज है जो कि डेवलप किया गया था इन 1970 टू 1973 के बीच में। हाय, मैं हूं अभिषेक भट्टाचार्य जी। आपको मैं आज बताने वाला हूं कि प्रोग्रामिंग किस तरह करना चाहिए आपको, एंड सी प्रोग्रामिंग को हमें कंप्लीटली स्क्रैच से देखेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद, इस बूट कैंप को करने के बाद आप एक 0 to 1 लेवल पे पहुंच जाएंगे। तो अब अगर आप एक प्रोग्रामिंग को स्क्रैच लेवल से सीखना चाहते हैं तो आप मेरे साथ बने रहिए। हम आने वाली वीडियोस में सारे कंप्लीटली कवर करेंगे, 1 by 1 ईच टॉपिक को हम अच्छे से देखने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज ये आती है कि व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चीज क्या होती है, क्योंकि हमारा फंडामेंटली शुरुआत इसी से हुआ था कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती क्या चीज है। सो अगर आपको मैं एक माइनर लेवल बताऊं ना, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, ये बेसिकली इज बंच ऑफ जीरोस एंड वंस। ठीक है, जो मशीन होता है उसको सिर्फ एक ही लैंग्वेज समझ में आती है, इधर इन द फॉर्म ऑफ 1 और 0। ठीक है, उनको बंच ऑफ जीरोस एंड वंस में ही क्या समझ में आते हैं, सारे लैंग्वेजेस को वो इंटरप्रेट कर पाता है। लेकिन मान लीजिए मुझे एक टास्क परफॉर्म करना है, जैसे कि मुझे 2 नंबर को सम करना है, या फिर मुझे एक मल्टीप्लिकेशन टेबल लिखना है, या फिर मुझे कुछ किसी नंबर को प्रिंट कराना है, या फिर किसी नेम को प्रिंट कराना है। तो ये सारे जो टास्क हैं मैं कैसे परफॉर्म करूंगा। ये टास्क को परफॉर्म करने के लिए मुझे क्या करना होगा, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करना होगा, मुझे कंप्यूटर को कन्वे करना होगा। तो हम डायरेक्टली कन्वे तो नहीं कर सकते इसे। ठीक है, तो कन्वे करने के लिए वी हैव समथिंग नोन एज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर शॉर्ट में सोचा जाए तो इसको हम ऐसा सोच सकते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज बेसिकली अ वे टू कन्वे अवर थॉट टू कंप्यूटर। ओके, तो आपके पास एक थॉट जनरेट हुआ, आप उसे क्या करना चाहते हैं, एक रियलिटी फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं। ठीक है, तो आपने क्या किया, विद द हेल्प ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपने उसको कन्वर्ट कर दिया इन द बंच ऑफ जीरोस एंड वन। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करता क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक मीडिएटर की तरह एक्ट करता है आपके बीच में एंड कंप्यूटर के बीच में। आपने एक कोड लिखा, ठीक है, वो ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में होगी। अब जो मशीन, तो आपका जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो उसे कन्वर्ट करेगा इन द फॉर्म ऑफ वंस एंड जीरोस, एक बंच ऑफ वंस एंड जीरोस में कन्वर्ट करता है। एंड कन्वर्ट करने के बाद ये आपका मशीन में चले जाएगा एंड इसे वो रीड करके शो कर देगा एज एन आउटपुट। तो ये होता है माइन्यूट लेवल आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एक कंप्यूटर साइंस जो एक फील्ड है वो काफ़ी ज़्यादा फैसिनेटिंग है। तो ये कोर्स उनके लिए भी होने वाली है जो प्रोग्रामिंग कैरियर में जस्ट आए हुए हैं और एक डिसेंट लेवल पे वो एक्सप्लोर करना चाहते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती क्या चीज़ है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मैंने आपको बताया कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, इज बेसिकली अ बंच ऑफ जीरोस एंड वंस एंड इज अ वे टू कन्वे अवर थॉट और टू कन्वर्ट अवर थॉट इनटू रियलिटी। आपने कुछ सोचा, उसको रियलिटी में कन्वर्ट करना है, तो हमारे पास क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी बहुत सारे टाइप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। तो हम देखने वाले इनमें से 3 जो कि काफ़ी ज़्यादा आपके इंडस्ट्री में यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, एंड ये जो हम ट्यूटोरियल हम करने वाले हैं, जो बूट कैंप हम करने वाले हैं, ये काफ़ी ज़्यादा आपका बिगनर फ्रेंडली होने वाला है। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको मैं हर टॉपिक को फ्रॉम स्क्रैच आपको सारी चीज़ें बताऊंगा कि व्हाट इज फंक्शन, व्हाट इज वेरिएबल, व्हाट इज डेटा टाइप, एंड ईच एंड एवरी टॉपिक विल बी कवर्ड इन डिटेल। स्टे विथ मी। सबसे पहले हम आते हैं कि व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मैंने आपको समझा दिया है, टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम आते हैं। तो फर्स्ट लैंग्वेज इज प्रोसीजरल लैंग्वेज। व्हाट इज प्रोसीजरल लैंग्वेज। तो प्रोसीजरल लैंग्वेज क्या होता है, ये जो वर्ड है ना प्रोसीजरल, इसे से मुझे समझ में आ रहा है, इट स्पेसिफाइज अ सीरीज ऑफ डेटा वेल स्ट्रक्चर्ड स्टेप्स एंड प्रोसीजर्स टू कंपोज अ प्रोग्राम। मतलब कि क्या होगा, इसमें एक सीरीज बना होगा, एक वेल स्ट्रक्चर्ड वे में आपका जो कोड होगा वो लिखा हुआ रहेगा। तो कोड क्या होता है, कोड वही होता है, आपने कुछ लिखा एक ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में जो कन्वर्ट होगा मशीन कोड में, तो हमने जो कोड लिखा है ना उसे हम कहते हैं क्या, सोर्स कोड की तरह ट्रीट करते हैं। ठीक है, तो कोड इज बेसिकली द थिंग, बेसिकली द थॉट दैट यू आर राइटिंग। कुल। तो प्रोसीजरल होता क्या है, तो प्रोसीजरल वर्ड से मुझे समझ में आ रहा है यहाँ पे कि एक वेल स्ट्रक्चर्ड स्टेप्स होंगे एंड प्रोसीजर्स होंगे जो कि फॉलो यहाँ पे किए जाएंगे। जैसे कि मुझे अगर 2 नंबर को ऐड करना है, तो मैंने क्या किया, एक इनपुट दिया इंटीजर ए, तो आप एक नंबर लिया आपने, इंटीजर ए इक्वल्स टू समथिंग, इंटीजर ए इक्वल्स टू 8 किया आपने, एंड इंटीजर बी इक्वल्स टू 5 किया।
ठीक है, तो आप ऐसा तो नहीं करेंगे ना, इंटीजर ए लिया आपने, फिर सम किया a प्लस बी, फिर आप इनपुट दे रहे हैं b, ऐसा तो नहीं होगा। आप पहले a देंगे, देन b देंगे, देन उसके बाद क्या करेंगे आप a b, देन आप सम करने वाले हैं, राइट। आप पहले इंट a लेंगे, इंट, अभी आप इंट छोड़ दीजिए, इट इज अ टाइप ऑफ डेटा टाइप, ठीक है। आपको मैं बताने वाला हूं आगे आने वाले लेक्चर्स में कि डेटा टाइप क्या चीज होती है। अभी आप ये समझिए कि एक वैल्यू है जो कि इंटीजर टाइप का है, हम इसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के टर्म्स में इंट की तरह डिफाइन करते हैं। तो इंट a इक्वल्स टू क्या हुआ, जैसे मान लीजिए मैंने 5 ले लिया यहां पे, एंड इंट b इक्वल्स टू मैंने 8 ले लिया यहां पे, ठीक है। तो ऐसा नहीं होगा कि मैं इंट a ले रहा हूं पहले, फिर मैं सम कर रहा हूं a प्लस b, फिर मैं इंट b दे रहा हूं, ऐसा नहीं होगा ना। एक स्ट्रक्चर होगा, तो जब सम करेगा उसके बाद b की वैल्यू होनी चाहिए। अब आप बोलेंगे कि नीचे तो है वैल्यू, नहीं, एक स्ट्रक्चर्ड वे में चलता है प्रोग्राम, कंप्यूटर में ना एक स्ट्रक्चर्ड वे में चलता है, उसे हम कहते हैं क्या, प्रोसीजरल, ठीक है। आपने a लिया, देन b को डिफाइन किया, a को इनिशियलाइज किया, b को इनिशियलाइज किया, देन आप जब सम कर रहे हैं a प्लस b, तो थर्ड स्टेप में आना चाहिए। सो व्हाट वी आर डूइंग हियर, हम एक स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे हैं, एक प्रोसीजरल फॉलो कर रहे हैं, उसे हम क्या कहते हैं, प्रोसीजरल लैंग्वेज। अच्छा, प्रोसीजरल लैंग्वेज बहुत से टाइप की होती है, जैसे कि आपने सुना होगा पाइथन, देन पाइथन फॉलोज प्रोसीजरल, ठीक है। देन आपका जावा जो है, जावा में प्रोसीजर्स फॉलो होते हैं। सी प्रोग्रामिंग भी एक प्रोसीजरल लैंग्वेज है, एक प्रोसीजर लिखा जाता है। आपको आने वाले समय में बताऊंगा कि किस तरह से आपको सी प्रोग्राम को लिखना चाहिए, हम हर चीज़ को देखेंगे, डीप डाइव करेंगे हम यहाँ पे। तो प्रोसीजरल क्या होता है, प्रोसीजरल में हम एक प्रोसीजर डिफाइन करते हैं, एक सेट ऑफ रूल्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम कोड को वहाँ पे लिखते हैं। तो एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोसीजरल लैंग्वेज क्या क्या हो जाएगा, हमारे पास है जावा है, देन पाइथन है, सी प्लस प्लस ऑल्सो फॉलोज दिस, देन सी प्रोग्रामिंग ऑल्सो फॉलोज दिस, ठीक है। देन कमिंग टू सेकेंड लैंग्वेज टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, दैट इज फंक्शनल लैंग्वेज। तो फंक्शनल क्या होता है, फंक्शनल मतलब फंक्शन, ठीक है। अभी फंक्शन आपको यहां पे ये समझना है कि ये चीज क्या होती है, ना कि ये चीज कैसे काम कर रही है, क्योंकि ये आपको मैं आने वाले वीडियोस में बताऊंगा किस तरह से ये इंटरनली वर्क करता है। तो आपको बस मैं यहाँ पे एक थोरो करवा रहा हूँ कि क्या क्या टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं या क्या क्या चीज़ होती है, ताकि आपको एक एलिनेशन फील ना हो जब हम इस टॉपिक्स को, मैं इस वर्ड्स को बार बार मैं बोलूंगा। तो फंक्शनल लैंग्वेज होता क्या है एक माइनर लेवल पे, तो फंक्शनल लैंग्वेज क्या होता है ना, हम इसे फंक्शन क्रिएट करते हैं। एंड व्हाट इज फंक्शन, मान लीजिए मुझे क्या करना है, एक प्रोग्राम क्रिएट करना है, ठीक है। इनफैक्ट 10 प्रोग्राम्स क्रिएट करने हैं, और 10 प्रोग्राम्स एक ही काम करने वाले हैं, क्या, 2 नंबर्स का सम करने वाले हैं। सो इट इज जस्टिफाइड कि मैं उस 10 प्रोग्राम्स में बार बार सम इक्वल्स टू ए प्लस बी, सम इक्वल्स टू ए प्लस बी, सम इक्वल्स टू ए प्लस बी, मैं मतलब 2 बार इनपुट लूंगा, देन एक बार सम करूंगा, 2 बार इनपुट लूंगा, देन एक बार सम करूंगा, 2 बार इनपुट लूंगा, देन एक बार सम करूंगा। तो ये कंप्लीट 10 प्रोग्राम्स के लिए मैं 10 बार लिखूंगा क्या, नो। तो फॉर दैट वी हैव समथिंग नोन एज फंक्शन। तो यहां पे देखिए फंक्शन में क्या होता है, राइटिंग अ प्रोग्राम ओनली इन प्योर फंक्शन, ओनली इन प्योर फंक्शन। अभी मैं प्योर फंक्शन बताऊंगा आपको क्या होने वाला है, ठीक है। नेवर मॉडिफाई वेरिएबल बट ओनली क्रिएट न्यू वन एज एन आउटपुट, ठीक है। ये जो वर्ड है ना, अभी मैं जैसे अभी आगे बढ़ूंगा, जस्ट वेट अ मिनट, इसका मतलब बताऊंगा आपको कि ये क्या चीज बता रहे हैं यहाँ पे। तो आपको मैं एक बताने वाला हूँ आने वाले समय में कि क्या चीज मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। उससे पहले एक चीज थी जो हम यहाँ पे मिस कर गए थे, कि प्रोसीजरल लैंग्वेज में इट कंटेन्स अ सिस्टमैटिक ऑर्डर ऑफ स्टेटमेंट, फंक्शन, कमांड्स टू कंप्लीट आवर टास्क। ये आपको मैंने समझा दिया है पहले से ही, इसमें कोई ऐसे डाउट्स नहीं होंगे आपको, ठीक है। देन इट फॉलोज अ टॉप डाउन अप्रोच। टॉप डाउन मतलब ऊपर से नीचे एक प्रोसीजर फॉलो हो रहा है, ऊपर से नीचे एक प्रोसीजर फॉलो हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। इसे कहते हैं क्या, टॉप डाउन अप्रोच, ठीक है। ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है, जब आपका जो बेस कोड है, जो आपने कोड लिखा हुआ है कि हे प्लीज गिव मी द सम ऑफ 2 नंबर, ठीक है, आपने ऐसा लिखा है, ठीक है। ये एग्जैक्टली ऐसे फॉर्म में नहीं होता है, लेकिन मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि सपोज मैंने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कहा हे जावा प्लीज गिव मी द सम ऑफ दिस 2 नंबर, ठीक है। तो ये क्या करेगा, एक प्रोसीजर फॉलो करेगा। ये पहले आपसे इनपुट लेगा, एक इनपुट होगा, ए क्या है, एक वेरिएबल है। अभी के लिए आप वेरिएबल नहीं जानते होंगे, वेरिएबल क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं, डोंट वरी, आपको बिल्कुल टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको आने वाले समय में सारी चीज़ों को बताऊंगा कि क्या होती है सब चीज़, वेरिएबल्स क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होता है, लिटरल्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ों को हम एक डीप डाइव करेंगे, हर चीज़ में डीप डाइव करने वाले हैं यहाँ पे। तो इट फॉलोज अ टॉप डाउन अप्रोच। तो आपने एक इंटीजर वैल्यू ली, फिर सेकंड इंटीजर वैल्यू ली, क्यों, क्योंकि आपको ऐड करने 2 नंबर को। तो आपने एक फर्स्ट इंटीजर वैल्यू ली ए इज अ टाइप ऑफ कंटेनर। कंटेनर मतलब जिसमें वैल्यू को स्टोर किया जाएगा। तो आप किसमें स्टोर करने वाले, ए को, जब जो वैल्यू आप डालने वाले हो किसमें स्टोर होगा। जैसे मान लिया आपने 10 डाला,
तो 10 को स्टोर करने के लिए एक जगह चाहिए, कंटेनर चाहिए। तो जो ए है ना, दैट विल एक्ट एज अ कंटेनर। देखिए कंप्यूटर साइंस का जो फील्ड है ना बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग है, ठीक है। उसमें ना बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, जैसे आपका रैम आ जाता है, जीपीयू आ जाता है, देन बहुत सारे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। तो एक माइनर लेवल पे क्या होता है ना, कंटेनर्स ऐसा मतलब नहीं है कि हार्डवेयर होगा, एक कंटेनर अलग अलग बना होगा, नहीं। इंटरनली जो रैम है, आपका जो मेमोरी है, वो अपने अंदर एक कंटेनर जैसा क्रिएट करता है। इट इज हाइपोथेटिकल सिचुएशन, ठीक है। तो इंटरनली ये सब ऐसा काम होता है। तो कंटेनर क्रिएट किया जाता है फॉर एवरी मेमोरी एलोकेशन। आप अगर वैल्यू दे रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, मेमोरी को एलोकेट कर रहे हैं, मेमोरी को एलोकेट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इट फॉलो द टॉप डाउन अप्रोच, मतलब ऊपर से नीचे एक प्रोसीजर फॉलो करते हुए नीचे आता है। एंड दैट इज ऑल अबाउट प्रोसीजरल लैंग्वेज। देन कमिंग टू फंक्शनल लैंग्वेज, मैंने फंक्शन जैसे कि आपको बताया कि मुझे अगर 10 प्रोग्राम्स को बार बार अगर एक ही काम करना हो मुझे 10 बार, तो इट इज नॉट जस्टिफाइड कि मैं एक ही चीज को 10 बार लिखूं। तो इसके लिए मैं एक क्या करूंगा, एक फंक्शन क्रिएट करूंगा। और मुझे अब मान लीजिए 10 प्रोग्राम है, वो सेम काम ही करना है, तो मैंने फंक्शन में एक लॉजिक को डिफाइन कर दिया, उस एल्गोरिथम को डिफाइन कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, उस फंक्शन को जो नीचे जितना 10 प्रोग्राम्स है उस फंक्शन को मैं कॉल कर दूंगा। तो जैसे ही मैंने कॉल कर दिया, यहां पे सारे फंक्शन आ गए, ठीक है। एंड दैट इज अबाउट फंक्शनल लैंग्वेज। अब क्या होता है कि आपने फंक्शन क्रिएट किया, ठीक है। तो अगर अभी आपका वैल्यू जो है क्या आ रहा है, ए प्लस बी, अभी आपने ए कुछ इनपुट लिया, अब बी कुछ इनपुट लिया आपने, तो इसका सम आपको कुछ आया, ठीक है। जैसे ए आपने लिया 10, बी आपने लिया 20, दो द सम इज 10 प्लस 20 दैट इज 30। तो जो सेकेंड प्रोग्राम होगा, उस सेकेंड प्रोग्राम में ऐसा नहीं होगा कि आपने पहले 10 ले लिया था, बाद में 20 लिया, जो सम जो हुआ 30, उसको वो क्या कर देगा, सेम चीज को एग्जीक्यूट करेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला वहां पे। वो उसको खुद भी छेड़छाड़ करता ही नहीं है, वो मॉडिफाई नहीं करेगा वेरिएबल को, वो नए वेरिएबल्स क्रिएट करेगा वहां पे। तो अगर आपने फर्स्ट फंक्शन में कुछ वैल्यू लिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो सेकंड फंक्शन है उसमें आपको सेम वैल्यू लेना है। फंक्शन एक नया वैल्यू क्रिएट करेगा, नया वेरिएबल क्रिएट करेगा उसके लिए, ठीक है। यहां पे ये चीज लिखा हुआ है, राइटिंग अ प्रोग्राम ओनली इन प्योर फंक्शन। डोंट वरी, मैं प्योर फंक्शन में भी अभी आऊंगा कि प्योर फंक्शन क्या चीज होती है। दैट इज इट नेवर मॉडिफाई वेरिएबल। ये वेरिएबल को बिल्कुल मॉडिफाई नहीं करता है, ये एक नया वेरिएबल क्रिएट करता है एज एन आउटपुट, ठीक है। तो अगर आपने ए लिया एक वेरिएबल, बी लिया एक वैल्यू ली, और बी में भी एक वैल्यू ली, तो आपको जो वैल्यू आया सम, वो सम जरूरी नहीं है कि सेकंड प्रोग्राम में आपने जो सम लिया है उसकी भी सेम वैल्यू आए। वो एक नया कंटेनर क्रिएट करेगा। आप समझ रहे होंगे, मैंने बताया आपको मेमोरी एलोकेट होती है, तो पहले कंटेनर में पहले वाले प्रोग्राम का जो सम था वो आया। अब दूसरे वाले प्रोग्राम में जो आपने फंक्शन को कॉल किया, फंक्शन क्या था आपका, वो वाला फंक्शन इसमें आपने दो इनपुट लिया था, जहां आपने उसे सम किया था। तो सेकेंड वाले में आपका जो नया आउटपुट आएगा दैट इज सम, वो पुराने वाले को हटा के नहीं आएगा, वो एक नए वाले को मॉडिफाई करके आएगा। तो वही चीज यहां पे कह रहा है, नेवर मॉडिफाई वेरिएबल बट ओनली क्रिएट न्यू वंस एज एन आउटपुट। तो हमेशा एक नया कंटेनर क्रिएट करेगा हर प्रोग्राम के सम को रखने के लिए। आइए समझ में। एंड दैट व्हाट इज प्योर फंक्शन। तो प्योर फंक्शन को देखते हैं क्या चीज होती है। दिस फंक्शन हैव टू मेन प्रॉपर्टीज। इसमें पहला क्या होता है, दे ऑलवेज प्रोड्यूस द सेम आउटपुट फॉर द सेम आर्ग्यूमेंट, ठीक है। ये काफी ओवरवेलमिंग वर्ड हम भी मैं यूज कर रहा हूं यहां पे, आउटपुट, आर्ग्यूमेंट, ये सारी चीजें, बट डोंट वरी, स्टे विथ मी, यू विल गेट टू नो द एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच, ट्रस्ट मी। तो देखिए यहां पे क्या हुआ, दे ऑलवेज प्रोड्यूस द सेम आउटपुट फॉर द सेम आर्ग्यूमेंट। इसका मतलब क्या है, देखिए आपने क्या किया, एक वैल्यू लिया a इक्वल्स टू 10 एंड b इक्वल्स टू आपने ले लिया मान लीजिए 25। तो आपने a जो लिया है 10 और जो b लिया है 25, तो आपको जो सम आएगा ना वो 35 ही आएगा, 36 नहीं होगा। तो आपने कुछ पैरामीटर लिया, आपने कुछ आर्गुमेंट लिया। अच्छा आर्गुमेंट क्या होता है, आर्गुमेंट आर बेसिकली द वैल्यूज दैट आर असाइंड टू अ वेरिएबल, मतलब कि वेरिएबल क्या है मेरा a, ये जो मैथमेटिक्स की तरह है, ये सिंपल आप समझ गए होंगे। एक वेरिएबल है, वेरिएबल मतलब जो कि वैरी करता है, सिंपल सी चीज है। वेरिएबल को हम कैसे डिफाइन करते थे मैथमेटिक्स में, एक्स वाई जेड ऐसे, लेकिन प्रोग्रामिंग में ना जनरली हम उसको a b c से डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो a इक्वल्स टू समथिंग मैंने लिया, तो a इज वेरिएबल, b इज कांस्टेंट, ठीक है। यही चीज है, बस यही चीज है, ठीक है। देयर इज नथिंग मोर इन दैट, ठीक है। हम कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं, हम उसको यहाँ पे देखेंगे आने वाले समय में। तो दे ऑलवेज प्रोड्यूस द सेम आउटपुट फॉर द सेम आर्ग्यूमेंट, ऑब्वियस सी बात है ना। तो आप अगर मान लीजिए मार्केट गए हैं, ठीक है, अगर आप आलू खरीदने गए हैं, तो आपको दुकान वाला आलू ही ना देगा, टमाटर तो देगा नहीं,
ठीक है, तो वही चीज यहां पे कह रहा है, अगर आपने a = 20 डाला है, a = 10 डाला है एंड b = 25 डाला है, तो आपको आउटपुट 35 ही मिलेगा, 36 नहीं मिलेगा। तो आपने जो आर्ग्यूमेंट दिया है, जो वैल्यू इनपुट दी है आपको, उसी के हिसाब से आपको आउटपुट मिलेगा। ठीक है, अपने मन मुताबिक कुछ भी नहीं करेगा ये। देन दे डू नॉट मॉडिफाई एनी आर्ग्यूमेंट, ये किसी भी आर्ग्यूमेंट को मॉडिफाई नहीं करते अपने हिसाब से। आपने जो इनपुट दिया है वही इनपुट होगा, क्योंकि हमने ऊपर भी देखा था, ये किसी भी वेरिएबल को मॉडिफाई नहीं करते, ये नए वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं, एक नया कंटेनर क्रिएट करते हैं मेमोरी को एलोकेट करने के लिए। मेमोरी एलोकेशन मतलब एक मान लीजिए आपने एक नंबर स्टोर किया, तो कंप्यूटर को तो नंबर स्टोर करने के लिए क्या चाहिए, मेमोरी चाहिए ना, तो वही बोलते हैं मेमोरी एलोकेशन। ये भारी सा कोई वर्ड नहीं है, डोंट वरी, ठीक है, आप समझ जाएंगे इसे। तो प्योर फंक्शन क्या होते हैं? प्योर फंक्शन वैसे फंक्शन होते हैं जो कि जिस आर्ग्यूमेंट को आपने जो आर्ग्यूमेंट आपने दिया है उस हिसाब से आउटपुट आपको दे, एंड दे डू नॉट मॉडिफाई एनी वेरिएबल, दे क्रिएट न्यू वेरिएबल फॉर द न्यू आउटपुट। कूल? मूविंग फॉरवर्ड, used in situation where we have to perform lots of different operation on the same set of data, जैसे कि मशीन लर्निंग में हम करते हैं चीज को। ठीक है, मशीन लर्निंग में क्या होता है ना, हमको बहुत सारे टाइप्स ऑफ मतलब टास्क परफॉर्म करने होते हैं, हमको एक सेट ऑफ डेटा दे दिया जाता है। ठीक है, तो सेट ऑफ डेटा दे दिया जाता है, बहुत से टाइप ऑफ फंक्शन को हमको परफॉर्म करना है, बहुत से टाइप ऑफ टास्क को परफॉर्म करना है, तो हम एक चंक्स में हम क्या कर लेते हैं, अपने प्रॉब्लम को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। जो चंक्स होते हैं ना, उस चंक्स हम क्या बोलते हैं, फंक्शन। तो मान लीजिए एक मशीन, मैंने एक क्या लिया, डेटा लिया, उस डेटा में मुझे पहले वाली जगह में सम करना था, दूसरी जगह में मल्टीप्लाई करना था, तीसरी वाली जगह में डिवाइड करना था, चौथे वाले में फिर से प्लस करना था। ठीक है, तो ये तो अच्छी बात नहीं है ना कि मैं क्या करूं, पहले प्लस करूं, फिर मैं मल्टीप्लाई करूं, फिर मैं थर्ड में डिवाइड किया, फिर से मैंने प्लस किया। मैं क्या करूंगा, ये प्लस वाला तो प्लस के लिए एक अलग से सेपरेट फंक्शन क्रिएट करूंगा, और जहां पे प्लस 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 यूज हो रहा है, सम यूज होने वाला है, वहां पर फंक्शन को मैं कॉल कर दूंगा। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, उसमें कुछ मैंने नया चीज किया ही नहीं है यहाँ पे। कूल? मूविंग फॉरवर्ड, हम देखते हैं सेकंड में, थर्ड पॉइंट, दे आर द फर्स्ट क्लास फंक्शन। सॉरी, दे आर द फर्स्ट क्लास फंक्शन। व्हाट इज फर्स्ट क्लास फंक्शन? फर्स्ट क्लास फंक्शन होता क्या चीज़ है, देखते हैं। डोंट वरी, आपको सारी चीज़ें अच्छे समझ में आएंगी, क्योंकि ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है एंड काफ़ी ईजी चीज़ है। आप अगर ट्यूटोरियल्स देखेंगे ना अपने सी प्रोग्रामिंग के, तो आपको डायरेक्टली बता दिया जाता है कि क्या होता है सी प्रोग्रामिंग, डायरेक्टली स्टार्ट किया जाता है, कंपाइलर क्या होता है, देन आपका इंटरप्रेटर क्या होता है, सारी चीज़ें ऐसी शुरुआत कर दी जाती है। बट दैट इज़ अ नॉट करेक्ट वे टू स्टार्ट। ठीक है, अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर पढ़ रहे हैं तो आपको फंडामेंटल्स भी क्लियर होने चाहिए कि व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वाई एम आई लर्निंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्या जरूरत है उसकी। और जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप पढ़ रहे हैं उसका आपको थोड़ा बहुत इनसाइट्स पता होना चाहिए कि क्या था, किसने डेवलप किया, क्यों डेवलप हुआ, सारी चीज़ें। कूल? मूविंग फॉरवर्ड, तो फर्स्ट क्लास फंक्शन क्या होता है? ठीक है, जैसे कि मैं आपको एक माइनर लेवल पे बताता हूँ किस तरह से ये सारी चीज़ें काम करती है। ठीक है, यहाँ पे हम देख लेते हैं, सपोज मैंने यहाँ पे क्या किया, a = 10 ले लिया, मैंने क्या किया, a = यहाँ पे 10 लिख लिया। देन फिर मैंने क्या किया, यहां पे मैंने b = 20 कर दिया। ठीक है, और फिर मैंने क्या कर दिया, c = a कर दिया। ठीक है, तो ये चीजें मैंने क्या की, ये चीजें मैंने एक क्लास में डिफाइन की है। ठीक है, ये मैंने क्लास में डिफाइन की है। तो अगर ये सेम चीज, ये सेम टास्क को मैं परफॉर्म कर पा रहा हूं एक फंक्शन के अंदर भी, तो दैट फंक्शन विल बी नोन एज फर्स्ट क्लास फंक्शन। तो इसका अगर हम इसे बोलना चाहते तो किस तरह से बोल सकते हैं, इफ वी आर असाइनिंग अ वैल्यू टू अ वेरिएबल एंड वी आर एबल टू परफॉर्म द सेम टास्क with the help of function, then that function will be known as first class function. Cool? वही बताया मैंने अभी आपको। ठीक है, यहां पे आपको कह रहा था ना कि दे हैव टू मेन प्रॉपर्टीज, दे ऑलवेज प्रोड्यूस द सेम आउटपुट, ये सेम आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं हमेशा फॉर द सेम आर्ग्यूमेंट। तो वही कह रहा था, अगर आपने यहाँ पे a = 10 लिया है एंड b = 35 लिया है, तो आपको जो सम होगा, सम = a + b ही होगा, एंड दैट विल बी 35 + 10 दैट = 45। यही होने वाला है आपका।
ठीक है। और एक चीज़ अगर आपको यहाँ पे भी एग्जांपल दे दूँ कि लॉट्स ऑफ डिफरेंट डेटा नेवर मॉडिफाई, ये जो चीज़ है, ये वाली लाइन जो है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि सपोज कर लेते हैं हम यहाँ पे कि ये आपने फंक्शन क्रिएट किया, तो फंक्शन f1 था, उसके लिए आपका a इक्वस टू 10 था, b इक्वस टू 20 था, तो सम इक्वस टू कितना हो गया 10 प्लस 20 दैट इक्वस टू 30। तो ये जो 30 आया ना, ये जो 30 आपका आया, यहाँ पे एक इसके लिए क्या हुआ, फंक्शन क्रिएट हुआ है, एक कंटेनर क्रिएट हुआ है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे इसके लिए एक कंटेनर क्रिएट हुआ होगा, उसमें ये सम की वैल्यू आएगी। नहीं तो सेकंड फंक्शन हम क्रिएट करेंगे ना, a इक्वस टू, अगर मेरे को मान लीजिए सेकंड फंक्शन है f2, उसमें आपको क्या होगा, f2 में आपका a इक्वस टू 20 होगा, देन b इक्वस टू आपका मान लीजिए 30 होगा, तो उसका जो सम आया 30 प्लस 20 50, इसके लिए एक अलग सा कंटेनर क्रिएट होगा, यहाँ पे एक कंटेनर क्रिएट होगा जिसमें 50 की वैल्यू आएगी। तो वही चीज आपको मैं समझाना चाह रहा था, ठीक है। इट नेवर मॉडिफाई द एग्जिस्टिंग वैल्यू, एग्जिस्टिंग वेरिएबल, इट ऑलवेज क्रिएट अ न्यू वेरिएबल, a new container for a new type of value, ठीक है। एंड व्हाट इज आर्ग्यूमेंट? आर्ग्यूमेंट आपको मैंने पहले ही बता दिया, आर्ग्यूमेंट आर द वैल्यूज विच यू प्रोवाइड टू अ फंक्शन, ठीक है। और इसमें ज्यादा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो प्योर फंक्शन आपको मैंने बता दिया, देन फर्स्ट क्लास फंक्शन बता दिया कि अगर आप एक टास्क परफॉर्म कर पा रहे हैं। अच्छा, इसमें क्या किया मैंने, ये c इक्वल टू a में क्या हुआ, इसमें डाउट हो सकता है आपको। मैंने सिंपली क्या किया, जो a की वैल्यू है ना, वो मैंने c को दे दी, मतलब कि ऐसा समझ सकते हैं, देखिए यहाँ पे एक a कंटेनर है, यहाँ पे एक b कंटेनर है, एंड यहाँ पे एक c कंटेनर है, ठीक है। यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे हमने a की वैल्यू 10 ली थी, ठीक है, b की वैल्यू हमने 20 ली थी, एंड c की वैल्यू हमने क्या बोली, हमने बोला कि c इक्वल्स टू a। अब क्या होता है ना, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमेशा आपका राइट टू लेफ्ट चलता है। मतलब क्या हुआ, राइट टू लेफ्ट का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, मतलब कि अगर आपने c इक्वल्स टू a लिखा है, इसका मतलब ये हुआ कि आप a की वैल्यू को c वाले कंटेनर में डालना चाह रहे हैं। माइंड इट, आप a की वैल्यू को c में डालना चाह रहे हैं, तो a की जो भी वैल्यू होगी आप ये कह रहे हैं कि इसे c वाले कंटेनर में डाल दो। तो यहां पे वही कहने वाले हम, a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 10, हम कह रहे हैं कि इसे c में डाल दो, तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब 10 हो जाएगी। तो इसे देखिए मेमोरी एलोकेशन हुआ, यहाँ पे इसके लिए कुछ मेमोरी हुई, एलोकेट हुई मेमोरी, इसके लिए कुछ गई, इसके लिए भी कुछ मेमोरी गया होगा, ठीक है, एंड इसके लिए भी कुछ मेमोरी गया होगा, ठीक है। इसके लिए मेमोरी एलोकेट किया हमने, ये हो गया मेमोरी एलोकेशन, कूल। तो ये होता है क्या, फर्स्ट क्लास फंक्शन। मूविंग फॉरवर्ड टू द थर्ड टाइप ऑफ लैंग्वेज विच इज नोन एज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या होता है, इट रिवॉल्व्स अराउंड द ऑब्जेक्ट, रिवॉल्व्स अराउंड द ऑब्जेक्ट। एंड व्हाट इज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या होता है, देखिए ऑब्जेक्ट अगर आपको समझाऊं, सपोज कर लेते हैं हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया, सपोज अगर हम एक पॉपुलेशन ले लेते हैं, हम एक पॉपुलेशन क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। अब पॉपुलेशन हमने क्रिएट कर लिया, पॉपुलेशन क्या हुआ, पॉपुलेशन एक क्लास हो गई है, ठीक है, पॉपुलेशन एक क्लास हो गई है। क्लास मतलब, क्लास जो होता है ना, मान सकते हैं एक अम्ब्रेला टर्म है, ठीक है। क्लास के अंदर बहुत सारे मेथड्स होते हैं, बहुत सारे फंक्शन होते हैं, ये सारी चीजें। Don't need to worry what about the function, then this what hard words, argument, ठीक है। ये सारी चीज़ों को मैं आपको ना एक डिटेल लेवल पे बताऊंगा कि क्या चीज़ होती है। अभी के लिए हम ये समझते हैं, हमारे पास एक क्लास पॉपुलेशन है, ठीक है। इस पॉपुलेशन क्लास का मुझे कुछ ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। तो इस पॉपुलेशन में ये जो क्लास पॉपुलेशन, ये जो बहुत बड़ा वर्ड है पॉपुलेशन, पॉपुलेशन में एक आध जन तो आता नहीं है, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ द ऑल द एंटिटीज दैट आर प्रेजेंट इन द नेचर और द ह्यूमन बींग्स, ठीक है। सो आई कैन से मी अभिषेक इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास पॉपुलेशन। तो अभिषेक क्या है, एक ऑब्जेक्ट है क्लास पॉपुलेशन का, ठीक है ना, एक ऑब्जेक्ट है क्लास पॉपुलेशन का। एंड सिमिलरली और भी ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। सपोज हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले लेते हैं, सपोज आई हैव माई एक्स, मान लेते हैं, मानने को क्या जाता है, ठीक है। तो आई हैव माई एक्स इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास पॉपुलेशन, कुल। ये तो है पॉपुलेशन, ये तो है हमारा ऑब्जेक्ट, रिवॉल्व अराउंड ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या करते हैं हम, एक क्लास है। अच्छा, क्लास क्या होता है, देखिए अभी क्लास को हम उतना नहीं समझेंगे क्योंकि इसके लिए हमारे पास एक डिटेल्ड वीडियो होने वाली है, लेकिन अभी आप ये समझ लीजिए, क्लास इज द अपर मोस्ट प्रॉपर्टी दैट इज कंसिस्ट ऑफ द मेथड्स, फंक्शन, वेरिएबल, कांस्टेंट, कुल, यही होता है।
तो सारे प्रॉपर्टी को जो अपने अंदर रखता है उसे हम क्या कहते हैं, हम इसे क्लास कहते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। कूल। ठीक, तो यहां पे हमने क्या किया, एक कोड लिखा, कोड प्लस डेटा क्रिएट्स ऑब्जेक्ट। ऑब्वियस सी बात है, हमने कोड लिखा, एक डेटा लिखा तो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। कोड क्या है हमारा, कोड का क्लास पॉपुलेशन, ये और भी अच्छे से क्रिएट होता है फंक्शन, मैंने एक छोटे से लेवल पर बताया क्या चीज़ होता है ये। ठीक है, देन एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया मैंने यहाँ पे, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। ऑब्जेक्ट क्या है, अभी इज एन ऑब्जेक्ट, यू आर एन ऑब्जेक्ट, माई एक्स इज एन ऑब्जेक्ट, माई मॉम इज एन ऑब्जेक्ट, एवरीवन इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास पॉपुलेशन। ठीक है, अगर आपको अभी इतना समझ में नहीं आया तो डोंट वरी, जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कर रहे होंगे वहां पे आपको एक डिटेल्ड एनालिसिस मिलेगा क्या चीज होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। वहां पे हम जब डीएसए कर रहे होंगे, आपको डीएसए में सारी चीजें बताऊंगा कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या चीज होती है। मूविंग फॉरवर्ड, इट वॉज डेवलप्ड टू मेक इट इजियर टू डेवलप, डीबग, रीयूज एंड मेंटेन सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी ना, ये इधर सारे फीचर्स है ना, बहुत सारे टाइप के लैंग्वेज होते हैं। असेंबली लैंग्वेज होता है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है, मार्कअप लैंग्वेज होता है, देन आपको मैंने पढ़ाया है क्या, प्रोसीजरल, फंक्शनल। तो ये सब के जो ड्रॉबैक्स थे ना उसको फुलफिल करता है कौन, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ठीक है, बस यही है। अब मैं बताता हूं आपको, अभी के लिए हम बात करते हैं कुछ, जैसे मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देता हूं कि मैंने कहा था कि जावा, पाइथन, सी प्लस प्लस, सॉरी चारों लैंग्वेजेस क्या हैं, ये एक प्रोसीजरल लैंग्वेज है। और जो तो आपका ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है ना, पाइथन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी है, पाइथन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी है, सी प्लस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, जावा इज ऑल्सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। टॉकिंग ऑफ द फंक्शनल लैंग्वेज, सी प्लस प्लस पाइथन फॉलोज द फंक्शनल लैंग्वेज। सो क्या इस मतलब ये हुआ कि पाइथन तीनों है, इन द सेंस पाइथन प्रोसीजरल भी है, पाइथन फंक्शनल भी है, पाइथन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी है। यस, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कोई लैंग्वेज अगर प्रोसीजरल है तो फंक्शनल नहीं हो सकता, कोई लैंग्वेज अगर फंक्शनल है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं हो सकता, ऐसा कहीं नहीं है। अ लैंग्वेज कैन बी ऑल ऑफ दिस थ्री, एंड एन एग्जांपल ऑफ दिस इज पाइथन। पाइथन फॉलोज ऑल थ्री लैंग्वेजेस, procedural, functional, object oriented. Similarly, C++ is procedural and object oriented. C is procedural and object oriented. कुल यही चीज होता है वहां पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अब स्टैटिक क्या होता है, डायनेमिक क्या होता है। ठीक है, डायनेमिक समझते हैं, स्टैटिक क्या होता है, डायनेमिक क्या होता है, इसको एक अच्छे लेवल पे देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, ऐसा समझते हैं स्टैटिक लैंग्वेज को। मान लीजिए मैंने एक वेरिएबल डिफाइन किया, यहाँ पे कुछ लिखा मैंने, a इक्वल्स टू समथिंग मैंने लिख दिया है, या फिर इसे ऐसे लिख लेते हम, वेयर इज माई इरेजर, यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं हम कि नेम इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या हो गया, अभी कर लेते हैं। ठीक है, देन यहां पे मैंने क्या कर लिया, एक वेरिएबल ले लिया a, वो किया उसमें मैंने ले लिया इसको 9 कर दिया। एक वेरिएबल लिया b, इसको मैंने बोल दिया ये 10.5 है। तो इनिशियली मुझे अब इसे बताना होगा ना कि नेम किस टाइप का है, किस डेटा टाइप का है। अब डेटा टाइप का मतलब क्या हुआ, देखिए इन सिंपल लैंग्वेज डेटा टाइप मतलब आप जो लिख रहे हैं वो किस कैटेगरी में आता है। जैसे कि इट कंसिस्ट ऑफ अल्फाबेट, name consists of alphabet, character, so it is a type of string data type. And a क्या है, एक integer type का है, so the type of a is integer. And what about b, b एक decimal number है। तो हाँ, हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ना जो डेसिमल नंबर्स होता है हम उसे फ्लोट में डिफाइन करते हैं। डोंट वरी, मैं इसे आगे बताऊंगा। ठीक है, तो अभी के लिए इस चीज को करने के लिए मेरे पास दो प्रोसीजर्स है मेरे पास। इनफैक्ट वो है, एक स्टैटिक होता है और एक डायनामिक होता है। एक स्टैटिक होता है और एक डायनामिक होता है। तो स्टैटिक और डायनामिक क्या होते हैं अब देखते हैं। तो स्टैटिक में क्या होता है कि इट परफॉर्म्स चेकिंग एट कंपाइल टाइम। अच्छा, उसके भी पहले अगर मैं यहां पे नेम इक्वल्स टू अभी लिखा हूं, a इक्वल्स टू 9 लिखा है मैंने, देन b इक्वल्स टू 10.5 लिखा है, तो जब अगर मैं चाहता हूं कि ये रन करें
और खुद इंटरप्रेट करे कि जैसे रन हो रहा है, प्रोग्राम रन हो रहा है, रन इन द सेंस जब कंपाइल हो रहा है। व्हाट इज कंपाइल मतलब सिंपल टर्म्स में क्या होता है, आपने जो सोर्स कोड लिखा, जो आपने ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में आपने कोड लिखा, उसको जब कन्वर्ट कर रहे होते हैं मशीन लेवल लैंग्वेज में, तो हम उसे क्या कहते हैं, कंपाइलेशन कहते हैं। ठीक है, तो कंपाइलेशन के समय में ये अपने आप इंटरप्रेट करेगा कि अभी इज अ टाइप ऑफ स्ट्रिंग डेटा टाइप, 9 is a type, A is a type of int data type, integer data type, and B is a type of float data type। तो अगर ये अपने आप इंटरप्रेट कर पा रहा है तो हम इसे क्या कहते हैं, ये एक डायनामिक लैंग्वेज है। क्यों? क्योंकि एक रन टाइम में मतलब जब एक कंपाइल हो रहा था, कंपाइल में जब रन कर रहा था, इसने अपने आप इंटरप्रेट कर लिया कि मैं एक स्ट्रिंग टाइप का हूं, देन A is a type of integer, then B is a type of float because it's consisting of decimal number। ठीक है, और दूसरा तरीका क्या हुआ, तो मैंने पहले बता दिया, अगर ये खुद इंटरप्रेट कर रहा है इसका मतलब वो डायनामिक लैंग्वेज है। अगर वो खुद इंटरप्रेट नहीं कर रहा है, नाउ स्टैटिक लैंग्वेज में क्या होता है ना, अगर आप इसे रन करेंगे आपको एरर देगा, कहेगा कि मुझे पता नहीं है कि किस डेटा टाइप का हूं मैं, मुझे बताओ। उसको कुछ पता नहीं है, तो मैं बताना होगा यूर टाइप ऑफ स्ट्रिंग। तो हम यहां पे क्या लिखना होगा, यहां पे मुझे लिखना होगा स्ट्रिंग, देन ए में मुझे लिखना होगा कि ये तुम इंट डेटा टाइप के हो, बी में लिखना होगा कि तुम एक फ्लोट डेटा टाइप के हो। ये सब वर्ड्स अभी आपको एक ओवरव्यू में रखने लग रहे होंगे, लेकिन बिल्कुल भी डरने वाली बात नहीं है, आपको आने वाले समय में बताऊंगा। ठीक है, बी विथ मी। तो अगर मुझे ये स्पेसिफाई करना पड़ रहा है कि कौन सा वेरिएबल किस टाइप का होगा, देन इट विल कम इनटू द कैटेगरी ऑफ स्टैटिक लैंग्वेज। आ गई होगी आपके बात समझ में। अगर मुझे किसी वेरिएबल का टाइप डिक्लेयर करना नहीं पड़ रहा है कि तुम किस टाइप के हो, तो वो एक डायनामिक लैंग्वेज है। अगर मुझे इसका टाइप को बताना पड़ रहा है तो वो क्या हो गया स्टैटिक लैंग्वेज हो गया। ठीक है, तो पहला चीज ये था यहां पे। तो इसमें पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, इट परफॉर्म्स टाइप चेकिंग एट कंपाइल टाइम। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस डायनामिक लैंग्वेज में क्या लिखा हुआ है, सेम पॉइंट के लिए परफॉर्म टाइप चेकिंग एट रन टाइम। तो परफॉर्म टाइप चेकिंग एट कंपाइल टाइम, परफॉर्म टाइप चेकिंग एट रन टाइम, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आप जब लिखेंगे लैंग्वेज को, ठीक है, जैसे आपने सपोज कर लिया, मैंने यहां पे लिख दिया नेम इक्वल्स टू, अभी लिख दिया। ठीक है, तो जब ये कन्वर्ट हो रहा होगा, आपका जो सोर्स कोड, आप ये सोर्स कोड है अपना ह्यूमन रीडेबल, हम रीड कर पा रहे हैं इसे, जब ये कन्वर्ट हो रहा होगा आपके मशीन लेवल लैंग्वेज में, तो आपको एरर देगा। ये बोलेगा कि मुझे पता ही नहीं है कि ये किस टाइप का है, डेटा टाइप है, किस डेटा टाइप का मुझे पता ही नहीं, मुझे बताया ही नहीं गया है। तो ये आपको क्या करेगा, एरर देगा। ठीक है, तो ये जब ये रन कर रहा होता है ना, जब ये कंपाइल हो रहा होता है, तब आपका एरर देगा। कंपाइल मतलब सारा कोड जब कन्वर्ट हो रहा होगा मशीन लेवल लैंग्वेज कोड में, तब आपका एरर देगा, बोलेगा कि मुझे पता है, मुझे डेटा टाइप बताया नहीं गया है कि नेम किस डेटा टाइप का है। ठीक है, देन डायनेमिक लैंग्वेज में क्या बात हो गई, डायनेमिक लैंग्वेज में परफॉर्म टाइप चेकिंग एट रन टाइम। ठीक है ना, ये रन टाइम में क्या करेगा, आपको डेटा बताएगा कि क्या गलती हुई है। अच्छा, इसका एग्जांपल कैसे दिया जाए, ठीक है, जैसे कि आपने लिखा कि a इक्वल्स टू 9, तो जब ये रन होगा ना, ये सारे कोड को कंपाइल कर लेगा। जब ये रन मतलब जब आउटपुट शो करने के पहले ये अपने आप समझ लेगा, अपने आप इंटरप्रेट कर लेगा कि मैं किस टाइप का हूं, मैं एक इंटीजर डेटा टाइप का हूं, मैं एक इंटीजर, दिख रहा है आपको 9 एक इंटीजर है ना। ठीक है, तो मैं एक इंटीजर डेटा टाइप का हूं, ये अपने आप ही इंटरप्रेट कर लेगा। So that is the function of dynamic language. It performs type checking at compile time. Compile time क्या होता है? Compile time is basically the time when your source code is getting converted into something known as machine code and a bunch of zeros and ones. वो हो गया आपका compile time. And type checking at run time मतलब आपका पूरा कोड जब रन होने को होगा, जब आपका जब आउटपुट के पहले वाला टाइम होता है ना, उसे हम कहते हैं क्या, रन टाइम। तो जब रन हो रहा होगा, आपका पूरा जो प्रोग्राम है वो कंपाइल हो चुका है, अब जब रन होगा तो उसके पहले वो अपने आप इंटरप्रेट कर लेगा कि मैं किस डेटा टाइप का हूं, एंड दैट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ डायनामिक लैंग्वेज। ठीक है, तो पहला पॉइंट होप आपको पूरा क्लियर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देन एरर्स विल शो एट कंपाइल टाइम। ऑब्वियस बात है, जब ये कंपाइल हो रहा था तभी इसने बोल दिया कि मुझे बताया नहीं गया है कि मैं किस डेटा टाइप का हूं, मुझे बताओ, पहले स्पेसिफाई करो। तो ये कंपाइल टाइम में ही बता दिया कि मैं किस मतलब क्या प्रॉब्लम है, उसने पहले ही बता दिया। कंपाइल नहीं हुआ, कंपाइल मतलब सारा कोड जो है ना, सारा कोड जब कंपाइल हो रहा था, मशीन लेवल लैंग्वेज कोड में कन्वर्ट हो रहा था, रन होने के पहले ही उसने बता दिया कि मेरे में ये दिक्कत है, उसको पहले सही करो, फिर मैं कन्वर्ट करूंगा इसको। लेकिन डायनेमिक में ये चीज नहीं होता। डायनेमिक में ना पूरा कन्वर्ट हो जाएगा, जब आपका एरर, आपका जब आउटपुट शो करने को होगा ना, तब आपको एरर दे देगा। ठीक है, तो इसकी एक ड्रॉबैक है, ये इसकी एक ये ड्रॉबैक हो जाती है।
ठीक है, कि रन टाइम में एरर्स को दिखाता है। और इसमें भी जरूरी नहीं है कि एरर्स शो होगा, आपका पूरा प्रोग्राम रन हो गया, ठीक है, आपका पूरा प्रोग्राम सही होगा, आपका लॉजिक सही हो गया, लेकिन आप देखा आउटपुट सही नहीं आया है क्योंकि वो गलत हो गया, लेकिन कंप्यूटर ने सोचा कि वो सही है, ठीक है। तो ये ड्रॉबैक हो गया यहां पे। तो एरर्स माइट नॉट शो टिल द प्रोग्राम इज रन, तब तक शो नहीं होगा जब तक कि आपका प्रोग्राम रन ना हो जाए। अब नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारे पास क्या, कि डिक्लेयर डेटा टाइप बिफोर यू यूज इट, ठीक है। मतलब कि हमें क्या करना होता है कि पहले एक जो भी हम वेरिएबल लिख रहे हैं उसका डेटा टाइप डिफाइन करना होता है स्टैटिक वेरिएबल में। जैसे कि मैं आपको पहले एग्जांपल दे दिया है, यहाँ पे फिर से देख लेते हैं एक बार हम, कि मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, नेम इक्वल्स टू अभी लिखा था, ठीक है। सो मुझे नेम को स्पेसिफाई करना था कि नेम किस डेटा टाइप का है, ठीक है। अभी तक मैंने डेटा टाइप की जो बात की है आपको पता चल गया होगा कि एक फ्लोट होता है, एक स्ट्रिंग होता है, एंड देन एक आपका इंटीजर टाइप का डेटा टाइप होता है, और बहुत सारे अलग अलग टाइप के डेटा टाइप होते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए हम ये जो तीन है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डिक्लेयर डेटा टाइप बिफोर यू यूज इट, ठीक है। तो आप जैसे यहाँ पे नेम लिख रहे हैं, नेम इक्वल्स टू एक्स लिखा मैंने अगर यहाँ पे, ठीक है, तो मुझे यहाँ पे लिखना होगा इट इज डेटा टाइप ऑफ स्ट्रिंग, इट इज ऑफ स्ट्रिंग डेटा टाइप, मुझे ये डिफाइन करना होगा यहाँ पे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको डायनेमिक लैंग्वेज में ये डिफाइन करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। मतलब कि यहाँ पे जब ए इक्वल्स टू हमने 10 लिखा है, तो जब ये रन होगा तो ये अपने आप इंटरप्रेट कर लेगा कि ए इज अ टाइप ऑफ इंटीजर, ए इज अ टाइप ऑफ इंटीजर, ठीक है। तो अपने आप ये इंटरप्रेट कर लेता है। तो यू डोंट नीड टू डिफाइन दैट डेटा टाइप इन केस ऑफ डायनेमिक लैंग्वेजेस, and it is mandatory to define the data type in case of static language. and अब आप ये सोचिए कि अगर आप डेटा टाइप को क्या कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है आप इसे अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे आपको ज्यादा कंट्रोल प्रोवाइड करता है, इट प्रोवाइड मोर कंट्रोल ओवर डायनामिक लैंग्वेजेस, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि आप मैंने यहां पे लिख लिया a इक्वल्स टू 10, ठीक है, फिर मैंने यहां पे लिख लिया a इक्वल्स टू अभी लिख लिया, ठीक है। तो यहां पे क्या है ना, यहां पे पहले जो a था इट वाज ऑफ टाइप इंट, देन सेकंड में क्या हो गया, जो a वेरिएबल है इट इज ऑफ टाइप अभी, मतलब कि स्ट्रिंग हो गया, सॉरी ये तो वैल्यू हो गई अभी, उसका टाइप क्या हो गया, स्ट्रिंग हो गया है, ठीक है। एक चीज हो, यहां पे एरर्स विल शो एट कंपाइल टाइम, तो एरर किस टाइप का शो कर सकता है, देखते हैं इस बात को, इसी से देख लेते हैं इस एग्जांपल से। मैंने यहां पे क्या लिखा, मैंने यहां पे बोला कि इट इज ऑफ टाइप व्हाट, इट इज ए इज ऑफ टाइप इंट, लेकिन फिर मैं क्या कर रहा हूं, सेकंड में मैं ए को अब बोल रहा हूं कि इंट स्ट्रिंग है ये, हाउ, पहले मैंने कहा कि ए इज अ टाइप ऑफ इंटीजर, देन हाउ कैन यू असाइन द स्ट्रिंग वैल्यू टू द इंट वैल्यू, ये अभी क्या है, ये एक स्ट्रिंग वैल्यू है, आप इसे कैसे असाइन कर सकते हैं इंट वैल्यू को, इट विल गिव एन एरर इन केस ऑफ स्टैटिक लैंग्वेज, लेकिन डायनेमिक में ये चीज नहीं होगा। अभी हम देखने वाले हैं कि मेमोरी मैनेजमेंट किस तरह से होती है, ये डायनेमिक लैंग्वेज में क्यों एरर शो नहीं करेगा, या ये स्टैटिक लैंग्वेज में क्यों एरर शो करता है, सारी चीजों को हम अभी देखने वाले हैं। तो ये जो ए है पहले पॉइंट आउट कर रहा था किसको, 10 को, फिर ए जो है पॉइंट आउट कर रहा है किसको, अभी को। डोंट वरी, अभी मेमोरी मैनेजमेंट हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, उसमें देखेंगे कि किस तरह से मेमोरी मैनेज की जाती है वहां पे। Cool? तो इट सेव्स टाइम्स इन राइटिंग कोड, ऑब्वियस बात है, हमें यहाँ पे डिक्लेयर नहीं करना पड़ता किस टाइप का डेटा टाइप हम यूज करने वाले हैं यहाँ पे, एंड एज अ रिजल्ट यू सेव टाइम, बट इट प्रोवाइड लेस कंट्रोल ओवर द प्रोग्राम यू आर मेकिंग, है ना, कंट्रोल हमारे पास ज्यादा नहीं होता है, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, अब हम आ जाते हैं मेमोरी मैनेजमेंट। तो मेमोरी कैसे मैनेज होती है, किस तरह से इनिशियलाइज किया जाता है, किस तरह से कंटेनर्स बनते हैं, आपके जो वेरिएबल्स हैं किस तरह से इनिशियलाइज किए जाते हैं, इन सारी चीज़ों को हम अभी देखने वाले हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले क्या होती है, यहाँ पे दो टाइप की मेमोरी होती है, एक होती है क्या, स्टैक मेमोरी, और एक होती है हीप मेमोरी। तो यहाँ पे हम देखते हैं स्टैक एंड हीप किस तरह से काम करता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या लिया, हमने यहाँ पे एक ले लिया स्टैटिक, एंड यहां पे हमने ले लिया क्या, डायनामिक, ठीक है। हम पे देखते हैं कि स्टैटिक कैसे काम करता है एंड डायनामिक कैसे काम करता है, ठीक है। सो मेमोरी दो टाइप की होती है, एक होती है हमारे पास क्या, एक होती है हमारे पास स्टैक मेमोरी, स्टैक मेमोरी एक होती है, देन हमारे पास एक होती है क्या, हीप मेमोरी, ठीक है। एक स्टैक मेमोरी हो जाती है हमारे पास, और एक क्या हो जाती है, हीप मेमोरी होती है,
ठीक है, तो जो स्टैक मेमोरी है ना, कैसे आपका वेरिएबल इनिशियलाइज होता है वो हम सारी चीज़ों को यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, तो हमारे पास एक ये है, इसे हम कहते हैं क्या, स्टैक मेमोरी। यहाँ पे आपका क्या है, हीप मेमोरी, इसे क्या कहते हैं हम, हीप मेमोरी। ठीक है, तो स्टैक मेमोरी में क्या होता है, हमने यहाँ पे क्या किया था, a = 10 लिखा था। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या लिखा था, a = 10 यहाँ पे इनिशियलाइज किया था हमने। जो आपका a है ना, a क्या है, वेरिएबल है। क्या है ये, a वेरिएबल है। तो a किस में जाएगा, a विल गो इनटू द स्टैक में जाएगा ये। और जो 10 है ये कहां पे जाएगा, हीप मेमोरी में। हियर जो आपका जो 10 है, जो आपका यहां पे 10 है, ये जो a जो है, इसे कहा जाता है क्या, रेफरेंस वेरिएबल। क्या कहा जाता है इसे, रेफरेंस वेरिएबल कहा जाता है। एंड जो 10 हुआ है क्रिएट, इसे हम कहते हैं क्या, ऑब्जेक्ट ऑफ दैट रेफरेंस वेरिएबल। एंड मैंने अभी बताया कि किस तरह से काम करते हैं। हियर द ए इज पॉइंटिंग टूवर्ड्स 10, ए इज पॉइंटिंग टूवर्ड्स 10। तो एक इंटीजर डेटा टाइप का है जिसमें कि इंट जो ए है वो वेरिएबल है। तो वेरिएबल किस में जाता है, रेफरेंस वेरिएबल हमेशा स्टैक मेमोरी में जाता है। एंड हीप मेमोरी में जो रेफरेंस वेरिएबल आपने क्रिएट किया है उसकी वैल्यू जाती है वहां पे। दे आर नॉट परमानेंट। इसका मतलब क्या है, अभी मैंने एक एग्जांपल आपको शो किया था यहाँ पे, अभी मैंने आपको एग्जांपल शो किया था कि ये जो मेमोरी है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे मैंने बोला था कि a = 10 है अभी, देन a = यहाँ पे अभी है ना। तो अभी अगर मैं यहाँ पे स्टैक बना लूँ मैं, तो ये स्टैक मेमोरी है और यहाँ पे ये हीप है। ठीक है, ये हीप मेमोरी है। तो जो a है पहले ये 10 था। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ, ज़्यादा क्लियर रहेगा। यहाँ पे अगर मैं इसको मेमोरी को फिर से बनाऊँ, ठीक है, तो आई हैव वेरिएबल a एंड लेट मी सिलेक्ट अ कलर, ये तो a है और यहाँ पे ये 10 था। सो फर्स्टली क्या हो रहा था, मैंने आपको बताया ना अभी कि डायनेमिक लैंग्वेज में अपने आप इंटरप्रेट कर लेता है। सो a वाज फर्स्ट पॉइंटिंग टुवर्ड्स 10, देन a वाज पॉइंटिंग टुवर्ड्स अभी। तो a पहले पॉइंट कर रहा था किसको, अभी को, सॉरी 10 को। फिर जैसे ही मैंने पहले a = 10 लिखा था, तो पहले a किसको पॉइंट आउट कर रहा था, a इज प्रेजेंट इन स्टैक मेमोरी पॉइंटिंग टुवर्ड्स 10 इन हीप मेमोरी। ठीक है, ये सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के ना सेम फंडामेंटल होता है। स्टैक और हीप मेमोरी का जो कंसेप्ट है ना, ये सेम होता है। तो आप इस कंसेप्ट को अगर समझ जाते हैं ना, तो आपके लिए C++, सी, जावा, ये सारी लैंग्वेजेस है ना काफी इजी हो जाती है। ठीक है, जो मेमोरी मैनेजमेंट है ना आपको इजीली समझ में आ जाता है ना। अब देखते हैं, अभी a जो है 10 को पॉइंट कर रहा था, फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने लिखा a = अभी। तो a = अभी जैसे ही लिखा, तो जो अभी है यहाँ पे, अभी जो है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो मेरा 10 है, ये जो 10 है अब इसको पॉइंट आउट नहीं करेगा, ये या इसको पॉइंट आउट करेगा, इट विल पॉइंट टुवर्ड्स अभी। अरे यही तो बात है, ए पहले पॉइंट आउट कर रहा था 10 को, अब ए पॉइंट आउट कर रहा है किसको, अभी को, इसलिए कोई एरर नहीं देगा। तो अगर आपसे एक सवाल पूछूं कि a = 10, देन मैंने a = यहां पे अभी लिखा, विल इट गिव एरर? इफ योर आंसर वाज यस, देन यू आर रॉन्ग। मैंने आपको समझा दिया यहाँ पे रीजन, क्योंकि a पहले 10 को पॉइंट कर रहा था, देन a जो है अभी का पॉइंट आउट कर रहा है। वहीं पे अगर मैं स्टैक मेमोरी की बात करूं, अगर मैं स्टैटिक लैंग्वेज में बात करूं, तो यहां पे मैंने क्या किया, इंट a = 10 किया। मैंने यहां पे स्पेशली बताया है कि a विल बी ऑफ टाइप इंटीजर। हाउ कैन आई चेंज इट, मैं इसे चेंज नहीं कर सकता किसी भी हालत में। सो इट विल पॉइंट टुवर्ड्स a और यहां पे 10, a विल पॉइंट। देन मूविंग फॉरवर्ड, यहां पे हम देखते हैं इंट a = मैंने 10 कर दिया था यहाँ पे। ठीक है, अब हम आते हैं यहाँ पे, अगर एरे के कंसेप्ट में देखें तो व्हाट इज एरे? एरे इज बेसिकली कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो एरे में किस तरह का मेमोरी मैनेजमेंट होता है? तो एरे में मान लेते हैं एक स्टैक मेमोरी मैंने क्रिएट किया और एक हीप मेमोरी मैंने क्रिएट किया। तो एक हीप मेमोरी है, यहाँ पे ये 10, देन आपका ये हो गया 7, देन आपका हो गया 8, देन हो गया आपका 9, and I have created this in a variable name as b. So b is pointing towards 10, 7, 8, 9.
And let's take another value C. C is also pointing towards the same data type. So if I change C equals to, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ C of 0, आपको यहाँ पे डाउट होगा 0 क्यों लिखा, क्योंकि अगर अभी आपको इंडेक्स नहीं पता है, एरे क्या होता है आपको ये भी नहीं पता है. एरे इज बेसिकली कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो यहाँ पे जैसे इंडेक्सिंग होती है ना, जो नंबरिंग होती है, ये हमेशा किसे शुरू होती है, 0 से शुरू होती है. ठीक है, मतलब कि ये जो 10 है ये कौन सी पोजीशन पे, ये 0th पोजीशन पे, ये 7 फर्स्ट पोजीशन पे, ये सेकंड पोजीशन पे, ये थर्ड पोजीशन पे. तो C of 0 मतलब कि मैं C किसको पॉइंट कर रहा है, ये वाले, इस वाले वैल्यू को पॉइंट आउट कर रहा है, इसके 0th पोजीशन को मैं चेंज करना चाह रहा हूं. तो यहां पे अगर मैं यहां पे 99 लिखता हूं, दैट मीन्स दैट चेंज विल इफेक्ट द वेरिएबल B ऑल्सो. वाई? क्योंकि B जो है पॉइंट आउट कर रहा है इस वाले वेरिएबल को, इस वाले डेटा को, ये जो एरे है यहां पे इसी को पॉइंट आउट कर रहा है. तो अगर मैं C में कुछ चेंज करता हूं तो वो चेंज B को भी तो दिखेगा. तो अगर मैं यहां पे लिखूं नाउ व्हाट इज B ऑफ 0, तो B ऑफ 0 विल ऑल्सो बी 99, क्योंकि C भी पॉइंट आउट कर रहा था सेम ऑब्जेक्ट को. तो अगर मैंने C में चेंज किया है तो ऑब्वियस सी बात है B में भी चेंज होगा. क्यों? क्योंकि दोनों सेम डेटा टाइप को, सेम डेटा को क्या कर रहे थे, डायरेक्ट कर रहे थे, पॉइंट आउट कर रहे थे. कुल. तो ये क्या हो गया, दिस इज प्रेजेंट इन स्टैक मेमोरी, ये आपका स्टैक मेमोरी में प्रेजेंट होता है, एंड दिस डेटा इज प्रेजेंट इन हीप मेमोरी. एंड दिस वाज ऑल अबाउट द मेमोरी मैनेजमेंट. इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी हाउ द फ्लो ऑफ प्रोग्राम टेक्स प्लेस. ठीक है, फ्लो प्रोग्राम होता है कैसे, हम फ्लो चार्ट देखने वाले हैं. पहले हम फ्लो चार्ट देखेंगे, स्यूडो कोड क्या होता है, वो सारी चीजें देखेंगे. मैंने आपको जो पढ़ाया है वैसे डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं. एंड फर्दर लेक्चर्स में हम इसमें डीप डाइव करेंगे. अब ये लेक्चर इंपॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच. अगर मान लीजिए कोई एक कंप्यूटर साइंस का कोई बंदा है जो कि पढ़ना चाहता है तो उसके लिए भी हेल्पफुल होगी. और जो एक ऐसा बंदा जो कि सिविल मैकेनिकल से हो, वो जो टच में बिल्कुल ना हो कंप्यूटर से, उसके लिए भी ये हेल्पफुल होगा. So, knowing about the fundamentals of programming is very crucial. You should know it. And for that, I have created the first lecture as Introduction to Programming Language and not about what is C, how to start C. That was my main motive. In the next video, we will look into the flow of program, and after that video, we will start the C programming. Till then, you can revise all the concept I have taught you, and you can make notes by watching the video. And I will see you in the next video. Till then, keep learning and keep hustling.